सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 12 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बुल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आप देखेंगे अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर कई अमरीकी फौजियों की मौत की रिपोर्ट, आपस में खूनी लड़ाई का दावा, ईरान की मिसाइल और ड्रोन पावर पहले से ज्यादा हुई मजबूत, इस्तेमाल से ज्यादा हथियार पैदा कर रहा ईरान, हूथियों का बड़ा हमला, सऊदी हिमायत वाली यमनी फौज के बड़े जानी और माली नुकसान की खबर, गजा के खेमों में अकेली रह गई फलस्तीनी बेवाएं, बच्चों को पालने के लिए हर रोज लड़ रही एक नई जंग, और लीबिया की जाविया ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले जारी, पूरी रिफाइनरी बंद करने की आ गई नौबत। तो ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें हैवी होंगी, डिटेल में होंगी। पहली खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन पर खूनी झड़प के बाद 7 अमरीकी फौजियों की मौत की खबर सामने आ गई है। दोस्तों, 12 अगस्त को ईरानी मीडिया के हवाले से एक ऐसी खबर सामने आई जो अमरीकी फौज के अंदर बढ़ते प्रेशर की तरफ इशारा करती है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर अमरीकी फौजियों के बीच इतनी ज़बरदस्त और खूनी झड़प हुई कि 7 अमरीकी नेवी पर्सनल मारे गए जबकि कई दूसरे जख्मी हो गए। इनमें आपस में ही खूरेजी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अब्राहम लिंकन कई महीनों से रीजन में तैनात है और ईरान के खिलाफ अमेरिका के मिलिट्री ऑपरेशंस में भी हिस्सा ले चुका है। यहाँ स्टाफ कई महीनों से तैनात है। इसी दौरान जहाज़ पर तैनात फौजियों की फैमिलीज़ की तरफ से लंबे डिप्लॉयमेंट, लंबी तैनाती को लेकर प्रोटेस्ट और शिकायतें सामने आने लगी हैं। इसी सिलसिले में अमरीकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड के चीफ ब्रैड कूपर के एडवाइज़र ने जहाज़ पर पहुंचकर फौजियों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनने की कोशिश की। लेकिन जो ईरान के मेहर न्यूज़ एजेंसी में और प्रेस टीवी में रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट भी एक रिपोर्ट के बेस पे बनाई गई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी रिपोर्ट के मुताबिक, जब ये एडवाइज़र ब्रैड कूपर का एडवाइज़र फौजियों के एक मजमे को खिताब कर रहा था तो उसे फौजियों से हूटिंग का सामना करना पड़ा और उन पर पानी की बोतलें भी फेंकी गई, यानी फौजी उनको बूस कर रहे थे। इसके बाद हालात और बिगड़ गए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि फौजियों के बीच इसके बाद खूनी झड़प शुरू हो गई। इसमें चाकू निकल आए, दूसरे धारदार हथियार निकल आए अब्राहम लिंकन के ऊपर। इस झड़प में 7 फौजियों की मौत और कई दूसरों के जख्मी होने की बात कही जा रही है। इस रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इस वक्त भी अमरीकी नेवी की ताकत कहलाने वाले अब्राहम लिंकन पर माहौल बेहद टेंस है। ये बड़ा दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जब अब्राहम लिंकन करीब 263 दिनों से डिप्लॉयमेंट पर है और 208 दिन लगातार समंदर में गुजार चुका है, जो अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बेहद लंबा डिप्लॉयमेंट माना जा रहा है। यानी अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो ये सिर्फ एक झड़प की खबर नहीं होगी, बल्कि लंबे डिप्लॉयमेंट, लगातार मिलिट्री प्रेशर और जंग के नेगेटिव असर का एक बड़ा इशारा भी हो सकती है। ट्रंप के लिए तो बड़ा झटका होगी ही अगर ये सही साबित होती है तो। हालांकि अभी तक इन मौतों और झड़प के बारे में अमरीकी मिलिट्री, अमरीकी नेवी की तरफ से कोई आज़ादाना तस्दीक, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन या रिपोर्ट सामने नहीं आई, बयान भी सामने नहीं आया। इसीलिए फ़िलहाल 7 फौजियों की मौत वाला ये बयान मीडिया की रिपोर्ट के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। मिलिट्री टाइम्स वेबसाइट ने इस पर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की है। वहाँ नाम के 7 बयान छापे गए हैं, आप वहाँ जाकर पढ़ भी सकते हैं। फिर भी अमेरिका की तरफ से इस पर डिनाइल ही आएगा, ये बात मुझे कंफर्म है। बढ़ते आगे, ईरान का मिसाइल ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि नए हथियार लगातार बन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मिसाइलों को पैदा कर रही हैं। दोस्तों, ईरान के मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ीरे को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, अब ईरान की तरफ से उसका जवाब भी सामने आ गया है। ईरान का कहना है कि वो जितनी तेज़ी से बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, उससे कहीं ज़्यादा रफ्तार से नए हथियार तैयार किए जा रहे हैं। IRGC के चीफ कमांडर के सीनियर एडवाइज़र ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा नक़दी ने 11 अगस्त की रात एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की पैदावार उनके इस्तेमाल की रफ्तार से ज़्यादा है और तैयार होने वाली मिसाइलें ईरानी आर्म्ड फोर्सेस के हवाले की जा रही हैं। यानी ईरान कितनी भी मिसाइलें चला लें, उसके पास ज़ख़ीरा ख़त्म नहीं होगा, लुब्बो लुआब ये है। उन्होंने ये भी कहा, नक़दी साहब ने, कि ड्रोन के मामलों में भी ईरान की प्रोडक्शन कैपेसिटी
प्रोडक्शन यानी पैदा करने की जो कुव्वत है ड्रोन्स को, वो इतनी ज़्यादा है कि इस्तेमाल होने वाले ड्रोन के मुकाबले नए ड्रोन्स कहीं ज़्यादा तेज़ी से तैयार किए जा रहे हैं। यानी ईरान का दावा है कि लंबी जंग की सूरत में भी उसके मिसाइल हमले रुकने वाले नहीं हैं। मोहम्मद रज़ा नकवी ने कहा कि अगर जंग कई सालों तक भी जारी रहती है तो ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें दुश्मन पर बरसती रहेंगी। और दोस्तों, यहाँ एक और दिलचस्प बात भी सामने आती है। रज़ा नकवी ने यह भी कहा है कि ईरान जिस फौजी ताकत का, जिस फ़ौज का मुकाबला कर रहा है, उसका सालाना बजट ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के सालाना बजट से करीब 100 गुना ज़्यादा है। यानी ईरान एक ऐसी मिलिट्री ताकत से लड़ने का दावा कर रहा है जिसके पास उससे कई गुना ज़्यादा पैसा और वसाइल हैं, कई गुना ज़्यादा एडवांस हथियार हैं। लेकिन ईरान का पैगाम ये है कि हथियार बनाने की उसकी रफ्तार जंग को लंबे वक्त तक जारी रखने के लिए काफ़ी है। भले ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स उतने मारक ना हों जितने अमेरिका के ख़तरनाक हथियार हैं, लेकिन जंग लड़ने भर के दांत तो ईरान के पास हैं। ये दुनिया ने देख लिया है और ये भी देख लिया है कि ईरान के दांत नुकसान भी करते हैं। यमन से खबर लेते हैं, जहाँ हुथियों ने सऊदी अरब की हिमायत वाली यमनी सरकारी फ़ौज को अल-मखा और मारिब में बड़ा निशाना बनाया है। इसमें कई फ़ौजियों के मारे जाने और कई के ज़ख्मी होने की खबर है। और इस हमले के बाद यमन में जंग एक बार फिर तेज़ होती दिखाई दे रही है। हुथियों की यमनी आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने कहा है कि अल-मखा और मारिब के तदावीन मिलिट्री कैंप में सऊदी की अलाइड फ़ौज की तैनातियां, हथियारों के डिपो और कमांड हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया है। यहाँ हुथियों ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के शहरियों को, मतलब जो फ़ौजी असली हैं, उनको भी मारा है। सारी के मुताबिक हमले में बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल किए गए और टारगेट्स को सीधे निशाना बनाया गया। याहिया सारी ने दावा किया कि हमले में दर्जनों सऊदी और सऊदी की हिमायत वाले यमनी लड़ाके मारे गए और ज़ख्मी हुए हैं। इसकी कोई तस्दीक हुई नहीं है कि ये सऊदी फ़ौजी भी मारे गए, फिर भी सारी का बयान है। सारी ने साफ कहा कि हुथियों की फोर्सेस सऊदी फ़ौज की तैनातियों को आगे भी निशाना बनाती रहेंगी और यमन में किसी भी नई सऊदी मिलिट्री मोबिलाइजेशन का जवाब फ़ौरन दिया जाएगा। हुथियों ने यमन के उन लोगों को भी वार्निंग दी है जो सऊदी अरब के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। याहिया सारी ने कहा है कि वो लोग इस रास्ते से पीछे हट जाएं, वरना बाद में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक और ख़बर है यमन से। यमन के साहिल के पास हुथियों के कल हुए हमले में मरने वालों की तादाद बढ़ गई है। ये उस खबर की अपडेटेड वर्जन है। इस हमले में कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। कल रात तक 4 मारे गए थे, बताया था हमने। यह हमला बाबल मंदब के पास एक कमर्शियल जहाज़ को निशाना बनाकर किया गया था। यमन के कोस्ट गार्ड के मुताबिक बाबल मंदब के करीब एक कार्गो जहाज़ पर हुथियों ने मिसाइल हमला किया, जिसमें जहाज़ के 4 क्रू मेंबर्स मारे गए। मरने वालों में 3 पाकिस्तानी और 1 इंडोनेशियाई शामिल बताए गए हैं। यमन की सरकार का कहना है कि इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन तभी बचाव के काम के दौरान हुथियों ने अमेरिका और इसराइल वाले स्टाइल में दोबारा जहाज़ पर मिसाइल से हमला कर दिया। इसी दौरान 2 यमनी रेस्क्यू वर्कर्स भी हमले की चपेट में आकर मारे गए, जिससे कुल मौतों की तादाद कम से कम 6 हो गई और इस हमले में कई लोग भी ज़ख्मी हुए। ये यमन की तस्लीम शुदा सरकार का बयान है। कुल जो भी हो, या तो बेगुनाह भी मारे जा रहे हैं या यमनी ही मारे जा रहे हैं। ये खाना जंगी ऐसे ही होती है। बढ़ते आगे। गज़ा के खेमों में अपने शौहर खो चुकी फ़लस्तीनी औरतें, बेवा औरतें अपने बच्चों के साथ जंग की सबसे मुश्किल ज़िंदगी अकेले गुजार रही हैं। 11 अगस्त को सामने आई एक डिटेल रिपोर्ट में मोना अल-मसरी की कहानी सामने आई है, जो 4 बच्चों की मां है और सितंबर 2024 में एक इस्राएली स्ट्राइक में अपने शौहर मोहम्मद को खो चुकी हैं। शुमाली गज़ा में एक बेघर लोगों के टेंट के अंदर, जहां कपड़े की दीवारें तेज़ गर्मी और मुश्किल हालात से मामूली सी हिफाजत भी नहीं कर पाती, वहीं पर मोना हर सुबह अपने बच्चों के लिए पानी का इंतज़ाम करने, खाना जुटाने और उन्हें महफूज रखने की कोशिश से शुरू करती हैं। उनके बच्चे सिर्फ 2 से 9 साल की उम्र के हैं और जंग ने उनसे सिर्फ घर नहीं छीना, बल्कि वो सिक्योरिटी और सुकून भी छीन लिया है जिसमें एक माँ अपने बच्चों को पालती है। मोना कहती हैं कि टेंट में कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है।
हर दिन वही सवाल सामने होता है कि बच्चों की ज़रूरतें आखिर कैसे पूरी होंगी और एक और दिन इस थकान और बेबसी के बीच कैसे गुजरेगा। दोस्तों, गज़ा की इस जंग में सिर्फ घर तबाह नहीं हुए, हज़ारों फ़लस्तीनी औरतों से उनके शौहर छिन गए और अब वही औरतें अपने बच्चों के लिए माँ भी हैं और बाप की जिम्मेदारी भी अकेले उठा रही हैं। गज़ा की ये तस्वीर सिर्फ एक मोना अल मसरी की कहानी नहीं है, ये उन तमाम फ़लस्तीनी औरतों की कहानी है जो अपने अजीज़ खोने के बाद भी अपने बच्चों को ज़िंदा रखने के लिए हर सुबह एक नई जंग लड़ रही हैं। उनकी ज़िंदगी हर दिन एक नया 7 अक्टूबर होता है। अब बात लीबिया की, जहाँ की खबरें कम सामने आती हैं। लीबिया की ज़ाविया ऑयल रिफाइनरी पर लगातार ड्रोन हमलों के बाद अब इसे पूरी तरह बंद करने की नौबत आ गई है। लीबिया की नेशनल ऑयल कॉरपोरेशन यानी NOC ने साफ कहा है कि अगर ज़ाविया में ऑयल और एनर्जी फैसिलिटीज़ पर ड्रोन हमले जारी रहे तो रिफाइनरी का ऑपरेशन पूरी तरह से रोकना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ज़ाविया ऑयल कॉम्प्लेक्स को कई बार निशाना बनाया गया और एक हमले में करीब 45 लाख लीटर पेट्रोल वाले फ्यूल टैंक में आग लग गई। इसके बाद टैंक का एक बड़ा हिस्सा ढह गया। NOC ने यह भी कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे और महफूज तरीके से काम करना मुमकिन न रहा तो फोर्स मेजोर का ऐलान भी किया जा सकता है, यानी कंपनी कुछ वक्त के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे न कर पाने की हालत का ऐलान कर सकती हैं। ये प्लांट बंद हो सकता है। हालांकि अभी तक रिफाइनरी के मेन प्लांट को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन हमलों की वजह से फ्यूल सप्लाई और पूरे एनर्जी सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है। यानी अब मामला सिर्फ ड्रोन हमलों तक महदूद नहीं रहा। अगर ज़ाविया रिफाइनरी बंद हुई तो लीबिया की फ्यूल सप्लाई और ऑयल सेक्टर पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। कुछ खबरें यहाँ से लेते हैं। इराकी प्रीमियर यानी इराक के प्राइम मिनिस्टर अली अल ज़ैदी, उन्होंने एक बिल का ऑर्डर दे दिया है जिसके तहत तमाम हथियार जो इराक में दूसरे रेजिस्टेंस मूवमेंट के पास हैं, जो ईरान के करीबी ग्रुप्स के पास हैं, वो सब छीने जाएंगे, लिए जाएंगे। और अली अल ज़ैदी ने कह दिया कि तमाम हथियार हुकूमत के पास रहेंगे। अली अल ज़ैदी भी वही काम कर रहे हैं जो लेबनान में जोसेफ ऑन और नवाब सलाम कर रहे हैं, लेकिन कमाल है कि अली अल ज़ैदी को उतनी गालियाँ नहीं पड़ती हैं। अली अल ज़ैदी अमेरिका के करीब हैं और अभी वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर आए हैं। वही कहानी है जो जोसेफ ऑन नवाब सलाम की है। और अली अल ज़ैदी भी उन्हीं ग्रुप्स पर टेढ़े हो रहे हैं जो ईरान के करीब हैं। दरअसल इराक की हुकूमत में ये बात बहुत गहराई से बैठ रही है कि ईरान के निज़ाम और ईरान की हुकूमत का और IRGC का ख़ास तौर से गहरा असर नहीं पड़ने देना है इराक के ऊपर। तो अभी देखना है कि इस जो है किस तरीके से इस प्लान को आगे बढ़ाया जाता है। एक ख़बर ये है कि हमने आपको कल बताया था एक अर्थक्वेक, एक भारी ज़लज़ला परसों के दिन हमारी रात लग चुकी थी, कोलंबिया में आया था। साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बसा हुआ मुल्क है कोलंबिया, और कोलंबिया में उस ज़लज़ले में जो लास्ट रिपोर्ट आई है सामने, उसमें कम से कम जो है बताया जा रहा है कि 2700 लोग मिसिंग हैं। 224 का लास्ट रिपोर्ट तक डिक्लेरेशन हो चुका था कि वो मारे जा चुके हैं इस 7.4 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में, लेकिन 2700 लोग जो लापता हैं उनमें से कितने मिले या मिसिंग की तादाद और बढ़ गई है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कोलंबिया ने कल एक और काम किया, इन्होंने जो है वो सीरियन गोलान हाइट जो है वो इसराइल की मान के तस्लीम कर ली कि इसराइल का हिस्सा है, जबकि UN में उस पर कॉन्फ्लिक्ट है, कब्जाया हुआ है इसराइल ने उसे, और इस पर अब सऊदी अरब भी भड़क गया है। कोलंबिया से कहा है कि इसराइल की कोई सॉवरेनिटी नहीं है गोलान हाइट्स के ऊपर, आपको जाके रेजोल्यूशन पढ़ना चाहिए। और सीरियन गवर्नमेंट ने, अल शरा की हुकूमत ने कहा है कि माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो, ये सब फालतू चीज़ों में मत पड़ो आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।